जुलाई 1945 में अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया। ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन इस बात की चर्चा थोड़ी कम होती है कि यह बम बनाया क्यों गया था। दरअसल उस समय हिटलर खास तरह के खतरनाक हथियारों पर काम कर रहा था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा था। ऐसे हथियार जिनसे चारों तरफ तबाही आसानी से लाई जा सकती थी, बहुत बड़े स्केल पर। उसने सक्सेसफुली मिसाइल्स बना ली थी, लंदन जैसे शहरों को टारगेट भी कर रहा था मिसाइल से। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की बहुत सक्रिय भूमिका थी और उसे डर था कि हिटलर इस तरह का कोई हथियार बना लेता है तो फिर उससे कोई भी नहीं बच पाएगा। और हिटलर की ये सब चालें उसे अपने जासूसों से पता भी चल रही थीं। आइंस्टीन ने भी लेटर लिखा था। इसलिए फिर अमेरिका ने सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऐसा हथियार बनाने का खुफिया प्रोजेक्ट जिसे दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। एक परमाणु बम बनाने का काम शुरू हुआ। इस खुफिया प्रोजेक्ट को नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, कोलोकियल यही नाम चलता है। अगस्त 1942 में से शुरू किया गया। जुलाई 1945 में इसने अपना काम पूरा करके दिखा दिया। टेस्ट हुए ट्रिनिटी के। उसके बाद परमाणु बम जापान पर गिरे। फिर जो हुआ दुनिया जानती है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, एक नई दुनिया बनी। इस बात को 80 बरस बीत गए। इस बीच अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच बरसों चली कोल्ड वॉर भी खत्म हुई, क्योंकि सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया, रूस बस बचा रहा। लेकिन 1949 में माओ जेडोंग ने जिस चीन का सपना देखा था वो आज भी साकार होता दिख रहा है। अमेरिका को टक्कर देने वाली जो ताकत एक समय सोवियत यूनियन थी, आज चीन उसी तरह उभर रहा है। ट्रंप के टैरिफ के बाद आपने देखा कि रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोककर पूरी दुनिया को उसने झुकने पर मजबूर किया। अभी नवंबर में ही चीन ने डिक्लेयर किया था कि उसका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन हो चुका था। ट्रेड एक तरफ, डिप्लोमेसी दूसरी तरफ। डिप्लोमेसी के मामले में भी चीन बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। वेनेजुएला हो, ईरान हो, रूस हो, सबसे चीन तेल खरीदता है। फिर भी अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाने से डरता है। डिप्लोमेसी में चीन का काम अच्छा चल रहा था, ट्रेड में अच्छा चल रहा था। बस एक चीज की कमी थी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इस मामले में अमेरिका उससे 20 साबित हुआ है। अब भी चीन अपना खुद का कुछ इन्वेंट बहुत बाद में कर पाता है पहले, लेकिन नई टेक्नोलॉजी यूएस या यूरोप के मार्केट्स में ही आती है, फिर चीन रिवर्स इंजीनियर करके अपने यहाँ उसे बनाता है। एआई चिप्स का उदाहरण लीजिए, ये बनती हैं सेमीकंडक्टर से। चीन नहीं बना पा रहा इन्हें उतने अच्छे से, क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास। अब अमेरिका ये सुनिश्चित कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी चीन अपने घर पे बना भी ना पाए या खरीद भी ना पाए, क्योंकि ऐसा होगा तो बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि यही सेमीकंडक्टर्स भविष्य का तेल होंगे। आपके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर से लेकर फाइटर जेट्स और मिसाइल्स तक में ये इस्तेमाल होते हैं, एडवांस चिप्स। बिना इसके आज की दुनिया इमेजिन करना असंभव है। अब इतनी ज़रूरी चीज़ है सेमीकंडक्टर। चीन ने बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स बनाए भी हैं, लेकिन जो कटिंग एज चिप्स हैं उनके मामले में अमेरिका के पास आज भी मोनोपोली है और वो नहीं चाहता कि चीन इसमें बढ़त हासिल कर पाए। दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मशीन है ईयूवी लिथोग्राफी मशीन, जो ASML बनाती है। अगर ये मशीन आपके पास है तो समझ लीजिए आप कमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चीन के पास में है नहीं। सबसे एडवांस वर्जन इसका नहीं है, बनाना बहुत मुश्किल है। नीदरलैंड की ASML ये काम करती है, उसे भी इसको बनाने में 20 साल लगे थे। अब दिक्कत यह है कि चीन सीधे इस कंपनी से मशीन खरीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा करने पर पाबंदी लगाई हुई है। नीदरलैंड्स की सरकार को कहा हुआ है कि मशीन अगर चीन के हाथ लग जाती है तो अच्छा नहीं होगा। फिर 2022 में जो बाइडेन ने एक कानून पास करके चीन के लिए और मुश्किल खड़ी कर दी। उस कानून के बनने के बाद अमेरिका या दुनिया को कोई दूसरा देश भी एडवांस टेक्नोलॉजी चीन को नहीं बेच सकता। अगर बेचा तो अमेरिका के प्रतिबंध उस पर भी लग जाएंगे। तो इस कानून की वजह से नीदरलैंड से ये मशीन चीन जा पाना और मुश्किल हो गया। अब चीन को तो ये मशीन चाहिए ही थी, क्योंकि सिर्फ सस्ता माल बेचकर दुनिया में राज नहीं किया जा सकता। कटिंग एज टेक्नोलॉजी आएगी तभी चीन विश्वगुरु बन सकता है। तो चीन का फंडा क्लियर था, इसलिए उसने जुगाड़ लगाना शुरू किया। जैसा अमेरिका ने परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट चालू किया था, वैसा ही एक खुफिया प्रोजेक्ट चीन ने भी शुरू किया। शेंझन शहर में हाई सिक्योरिटी लैब्स बनाई गई। चीन के बेस्ट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को काम पर रखा गया। लेकिन बात अब भी नहीं बन रही थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीन केवल ASML ही बना रही थी। ये मशीन बनाने के राज केवल वही काम करने वाले लोग जानते थे। इसलिए चीन ने एक नई तिकड़म आजमाई। ASML में काम कर रहे या काम कर चुके लोगों को चीन वापस आने का ऑफर देना शुरू किया।
उन्हें बोनस दिया गया, घर खरीदने में सब्सिडी दी गई। वहाँ काम किए लोग चीन आए भी इसके बाद, और चीन के सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया और आज उन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 18 दिसंबर 2025 को समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि चीन ने ईयूवी मशीन का प्रोटोटाइप बना लिया है। हालांकि इसे पूरे तरह से शुरू होने में कुछ टाइम और लगेगा, लेकिन प्रोटोटाइप का बनना भी चीन के लिए एक उपलब्धि तो है ही। अगर ये बात सच है तो चीन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और इस खबर ने अमेरिका और यूरोप में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जैसे हमने बताया, सेमीकंडक्टर सिर्फ मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स में नहीं, फाइटर जेट्स और मिसाइल में भी लगते हैं। चीन ऑलरेडी ऐसे मिसाइल्स बना चुका है जो अमेरिका और यूरोप तक आसानी से जा सकती हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर चीन खुद से एडवांस सेमीकंडक्टर्स बनाने लग गया तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो अपनी मिलिट्री में यूज़ करेगा, जैसे कि वो अभी भी करता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर इंपोर्टर भी है। तेल के बाद सबसे बड़ा इंपोर्ट होने वाला सामान चीन के लिए यही है, सेमीकंडक्टर्स, और इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल मिलिट्री में कर रहा है वो। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चीन का जो सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट है उसकी पूरी कहानी क्या है, चीन ने ईयूवी मशीन का प्रोटोटाइप तैयार कैसे किया, और ये बात अमेरिका को कितना टेंशन देगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1949 से, जब माओ जेडोंग के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। उस वक्त चीन के पास न तो आधुनिक माइक्रोचिप्स थे, न ट्रांजिस्टर्स की इंडस्ट्री। लेकिन कोरियन वॉर और अमेरिका से टकराव के बाद जल्द ही चीन को पता चल गया कि बड़ा बनना है तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी में आप आत्मनिर्भर नहीं हुए, बाहर से ही इंपोर्ट करते रहे, तो देश हमेशा कमज़ोर रहेगा। इसी सोच के तहत 1956 में चीन ने अपना पहला नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लान लॉन्च किया, और 1960 में बना इंस्टीट्यूट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस। यही वो जगह थी जहां पहली बार चीनी वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन, जर्मेनियम और बेसिक ट्रांजिस्टर्स पर काम शुरू किया। तब यह काम पूरी तरह मिलिट्री और स्पेस में काम आने वाला था, सिविलियन यूज के लिए नहीं था। 1960 और 70 का दशक चीन के लिए बड़ा कठिन रहा। कल्चरल रेवोल्यूशन ले आए माओ। इस दौरान वैज्ञानिक संस्थान बिखर गए। आलम यह हुआ कि इंजीनियर्स को खेतों में काम करना पड़ा, इसलिए सेमीकंडक्टर्स पर रिसर्च लगभग ठहर गई। लेकिन पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए ज़रूरी सामान की खपत कम नहीं हुई थी, जैसे रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स वगैरह। केवल इसी ज़रूरत ने इस सेक्टर को पूरी तरह से मरने से बचा लिया। चीन ने उस वक्त 5 माइक्रोन और उससे भी पुराने नोट्स पर काम करना शुरू किया था। उस समय अमेरिका और जापान बहुत आगे निकल चुके थे। फिर आता है 1980 का दशक। डेंग जियाओपिंग का दौर आता है। चीन के दूसरे पापा माने जाते हैं। 3 पिता चीन के मॉडर्न टाइम्स में माने जाते हैं। माओ पैदा जिसने किया, डेंग जियाओपिंग जिन्होंने रिफॉर्म किया, ओपन किया चाइना को, और शी जिनपिंग जो अभी हैं, जो उसे आगे ले गए। खैर, अभी हम डेंग जियाओपिंग पे हैं। रिफॉर्म और ओपनिंग अप का आइडिया यही लेकर आए थे। यही वो मोड़ था जहां चीन ने पहली बार माना कि बिना वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के हम बहुत आगे नहीं जा सकते। माओ से डेंग जियाओपिंग की सोच बहुत अलग थी, इसलिए हजारों चीनी छात्रों को उन्होंने यूएस भेजा, ताइवान भेजा, यूरोप भेजा पढ़ने। इनमें से कई सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स बने। यही लोग बाद में चीन की चिप इंडस्ट्री की रीढ़ बने, आज वही चला रहे हैं। इसी दौर में चीन ने पहली बार विदेशी मशीनें और प्रोसेस टेक्नोलॉजी को खरीदना भी शुरू किया। 1999 में डेंग जोंगान, जो अमेरिका में पढ़े लिखे माइक्रोचिप वैज्ञानिक थे, चीन लौटे और विमिक्रोन नाम की कंपनी उन्होंने बनाई। विमिक्रोन ने वीडियो प्रोसेसिंग और वेबकैम चिप्स बनाई, और पहली बार दिखाया कि चीन न सिर्फ कॉपी कर सकता है, डिज़ाइन भी कर सकता है। डेंग को बाद में हीरो ऑफ चाइनीज चिप कहा गया। साल 2000 में असली गेम चेंजर आता है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी एसएमआईसी की स्थापना होती है, और इसके संस्थापक थे जांग रुजिंग। ये चीन में है कंपनी। जांग पहले टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर चुके थे, और एसएमआईसी का मकसद साफ था, चीन की अपनी एडवांस चिप फाउंड्री बनाना, ताइवान की टीएसएमसी जैसी, जिसका लोग दुनिया में नाम लेते हैं, ताकि चिप के मामले में अपनी खपत चीन पूरा कर सके, साथ में दूसरों को एक्सपोर्ट भी कर सके। 2004 में एक और अहम नाम उभरता है। हुआवे के संस्थापक रेन जेंगफेई पहले से जानते थे कि चाइनीज टेलीकॉम जो खड़ा होना चाह रहा है अपने पैरों पे,
बिना खुद की चिप इंडस्ट्री के कमज़ोर रहेगा। हुआवी ने फिर अपने प्रोसेसर डिज़ाइन किए जो बाद में हुआवी स्मार्टफोन्स की जान भी बने। 2014 तक फिर जिनपिंग आते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अब सेमीकंडक्टर राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और इसी साल लॉन्च होता है नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड, जिसे पूरी दुनिया बिग फंड के नाम से जानती है। इसमें अरबों डॉलर डाले गए जिसका बाद में असर दिखा। लेकिन अब तक दुनिया बहुत उन्नत चिप्स बनाने लगी थी। हमने नीदरलैंड्स की जिस कंपनी का जिक्र किया ASML, अब वो एडवांस सेमीकंडक्टर बनाने वाली एक और नई मशीन ले आई। 2019 के आसपास अमेरिका को डर हुआ कि अगर चीन हमसे आगे निकल गया तो हथियार भी एडवांस बनाने लगेगा। इसलिए अमेरिका ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। हुआवी पर प्रतिबंध लगे, उन्नत चिप डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर और मशीनों की सप्लाई रोकी गई चीन को। EUV मशीनें चीन को न मिले ये इंश्योर किया गया कानून बनाकर। 2022 में बाइडेन ने और प्रतिबंध लगाए जिससे चीन इस मामले में और भी पीछे जाता गया। यही अमेरिका का मकसद था कि चीन को एक ही बार में बहुत पीछे कर देना, लेकिन शायद बाइडेन को नहीं पता था कि चीन की सत्ता में एक ऐसा चीता बैठा है जो बरसों तक की प्लानिंग करके ही चलता है। जिनपिंग ने सत्ता में आने के बाद से अपना जो सीक्रेट मैनहट्टन प्रोग्राम था वो शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने करीबी डिंग जुक्शियांग को यह काम दिया था। डिंग कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन को हेड करते हैं। डिंग की सदारत में सेमीकंडक्टर के मामले में खुद मुख्तार बनने का प्रोग्राम तेज हुआ, लेकिन वही दिक्कत आई कि नीदरलैंड्स वाली कंपनी मशीन बेच नहीं रही थी। इंजीनियर चाइनीज़ बना नहीं पा रहे थे उसको, क्योंकि इसमें बहुत साल लगने थे, दशकों लगने थे। खुद ASML को 20 साल लगे थे जो सबसे मॉडर्न वर्जन है उसे बनाने में। इसलिए तय हुआ कि घर वापसी का प्रोग्राम चलाया जाएगा। ASML कंपनी में जो चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे थे उन्हें लालच दिया गया पैसों का, दोहरी नागरिकता का। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ये काम नहीं कर सकती थी, ना सरकार कर सकती थी, इसलिए उन्होंने हुआवी जैसी कंपनियों को आगे किया। ASML के इंजीनियर्स के पास ऑफर लेटर गए हुआवी के। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने हुआवी कंपनी से इस बारे में पूछा है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। ASML काम कर चुका एक इंजीनियर जब शेंजन पहुंचा, वहां के हाई सिक्योरिटी लैब में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। उससे करोड़ों का साइनिंग बोनस मिला था, लेकिन उसके साथ जो उसको ID कार्ड दिया गया था उस पर नाम गलत था। अब नाम गलत था, ID कार्ड फर्जी था, लेकिन जब वो अंदर गया कंपनी के, उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसके बहुत सारे पुराने साथी ASML के कलीग्स पहले से काम कर रहे थे, सब नकली नामों के साथ, फर्जी IDs पे। हुक्म साफ था, असली नाम किसी को बताना ही नहीं है, काम पर भी नहीं। ये गोपनीयता सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं थी, उसी कैंपस में काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों से भी असली पहचान इन लोगों की छुपाई जा रही थी। ये पूरा प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी के तहत क्लासिफाइड था। लैब के बाहर किसी को नहीं पता होता था कि अंदर एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है और कौन कौन से डेस्क पर बैठता है, क्या काम करता है। बिल्कुल वैसे जैसे कभी अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में किया था जब वो परमाणु बम बना रहे थे। इस टीम में ज़्यादातर वो लोग थे जो चीन में जन्मे थे, ASML जैसी कंपनीज में काम कर चुके थे दशकों तक और हाल ही में रिटायर हुए थे। चीन जानता था कि जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं उन पर कंपनी का दबाव होगा, लेकिन उतना नहीं, और उनके दिमाग में वो जानकारी है जिससे कोई किताब या कोई ब्लूप्रिंट नहीं सिखा सकता। आप चोरी तो नहीं कर सकते उसे। यही वजह है कि हुआवी जैसी कंपनियां 2020 से यूरोप में बैठे ASML के चीनी कर्मचारियों से संपर्क कर रही थी। ASML चाहकर भी अपने पुराने कर्मचारियों पर नजर नहीं रख सकती, पॉसिबल नहीं है। यूरोप के प्राइवेसी कानून इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। NDA तो साइन होते हैं कि तुम्हें तकनीक नहीं बेचोगे, गलत हाथ में नहीं दोगे, लेकिन इन पर अमल कैसे करवाएंगे ऐसे व्यक्ति से जो कंपनी ही छोड़ चुका, फिर देश से चला गया। और एक बार आदमी कंपनी छोड़कर गया तो फिर आपके हाथ भी नहीं लगता है। जैसे ASML ने 2019 में एक चीनी इंजीनियर पर ट्रेड सीक्रेट चोरी का केस भी किया था। केस वो जीते भी थे। अदालत ने उस इंजीनियर पर $845 मिलियन का जुर्माना लगाया, लेकिन वो इंजीनियर बड़ा स्मार्ट था। उसने क्या किया, उसने खुद को दिवालिया घोषित किया और आज बीजिंग में चीनी सरकार के समर्थन से वो काम कर रहा है। तो ऐसे में ASML उसका क्या बिगाड़ लेती। नीदरलैंड की खुफिया एजेंसियां खुलकर कह चुकी हैं कि चीन पश्चिमी देशों से एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर एस्पियोनाज कर रहा है, वैज्ञानिकों को भर्ती कर रहा है। और हकीकत यह है कि ASML के पुराने इंजीनियर्स के बिना EUV मशीन को खोलना, समझना और उसकी नकल बनाना लगभग असंभव था, लेकिन अब चीन उस तरफ बढ़ रहा है। ASML में लाइट सोर्स टेक्नोलॉजी के हेड रह चुके लिन नान आज चीन की रिसर्च संस्थाओं में EUV पर पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो दूसरे देशों की नागरिकता रखते हुए भी चाइनीज़ पासपोर्ट दिया गया, जबकि चीन आधिकारिक रूप से डुअल सिटीजनशिप को मानता ही नहीं है। अब आइए उस मशीन पर जिसे बनाने के लिए सब
प्रपंच किया गया। ASML की एडवांस EUV मशीन एक स्कूल बस जितनी बड़ी होती है, 180 टन के करीब उसका वजन होता है। चीन ने पहले वैसा सिस्टम बनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार मशीन को और बड़ा किया गया ताकि ज़्यादा पार हासिल हो सके। ये मशीन ASML जैसी साफ सुथरी और एडवांस तो नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के काम के लायक है। सबसे बड़ी दिक्कत आई इनको ऑप्टिक्स की। ASML के लिए काम जर्मनी की कार्ल ज़ाइस ने किया था, है ना। कार्ल ज़ाइस के चश्मे भी आते हैं। कार्ल ज़ाइस एक्सपर्ट्स हैं ग्लास को हैंडल करने के मामले में, लेंसेज वगैरह बनाने में, और वो ख़ास लेंस बनाते हैं जिसके बिना EUV संभव नहीं है। EUV मशीन में पिघले हुए टिन पर 1 सेकंड में 50,000 बार लेज़र मारा जाता है। 2 लाख डिग्री तापमान का प्लाज्मा बनता है और महीनों में बने जो ये लेंसेज होते हैं उस रोशनी को फोकस करते हैं। चीन ने अपने रिसर्च संस्थानों के दम पर 2025 की शुरुआत में पहली बार इस सिस्टम को चालू करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन अभी उनके लेंसेज की टेक्नोलॉजी काफ़ी कच्ची है। कार्ल ज़ाइस के पास दशकों का अनुभव है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो काम कर रहे थे। चीन ने जहां जहां से पार्ट्स मिल सकते थे वहां हाथ मारा। पुरानी ASML मशीन्स को सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदा। बिचौलिया कंपनियों के जरिए सप्लायर से पार्ट उनको मिले। जापान की निकॉन और कैनन के प्रतिबंधित कंपोनेंट्स तक को उन्होंने जुगाड़ा इस्तेमाल किया। इस प्रोजेक्ट में करीब 100 नए ग्रेजुएट इंजीनियर्स लगाए गए हैं जिनका काम सिर्फ मशीन के पुर्जे खोलना, समझना और फिर से उसे जोड़ना इतना रखा गया है। हर डेस्क पर कैमरा है, हर स्क्रू, हर गलती रिकॉर्ड की जाती है। जो इंजीनियर किसी पार्ट को खोलकर सही से जोड़ देता है उसे बोनस दिया जाता है। रॉयटर्स के सूत्र बताते हैं कि यह मशीन अगले 2 बरस तक के ही पूरी हो पाएगी। इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है कि इन्हें समय लगेगा, लेकिन समय लगने के बाद भी मशीन बन जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो चीन की अमेरिका पर निर्भरता ख़त्म भी हो सकती है और चीन वो कर पाएगा जो उसने अब तक नहीं किया है। अब तक चीन के सामने ये दिक्कत थी कि वो ASML की एडवांस मशीन्स को ना खरीद पा रहा था, ना पुरानी मशीन्स को कॉपी कर पा रहा था, क्योंकि ASML सिर्फ नीदरलैंड्स में नहीं है। इस पर एक शानदार वीडियो हमने अलिफ लैला में बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे। उससे आपको समझ में आएगा कि ASML मशीन को आउटराइटली आप कॉपी क्यों नहीं कर सकते। उसमें लगने वाले पुर्जे पूरे यूरोप में बनते हैं। जैसे लेंसेज हमने बताया कार्ल ज़ाइस बनाती है, और यूरोप जैसा R&D इकोसिस्टम चीन में है नहीं। यहाँ एक कंपनी या एक मशीन को नहीं, एक पूरे कॉन्टिनेंट की रिसर्च इकोसिस्टम को कॉपी करने की बात थी और ये असंभव लगने वाली चीज़ थी। लेकिन चीन ने जो दुस्साहस किया है वो साबित करता है कि वो किसी चुनौती के आगे घुटने टेकने में विश्वास नहीं करता। सीरियस लोग हैं। साम दाम दंड भेद लगाकर पूरी दुनिया से होड़ की है और कुछ चोरी कुछ सीना चोरी से उसने एडवांस सेमीकंडक्टर्स की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। ये साफ है कि चीन आने वाले कई साल तक वैसे कटिंग एज सेमीकंडक्टर्स नहीं बना पाएगा जो उसे खरीदने से रोका जा रहा है। लेकिन जिस आग्रह और आक्रामकता के साथ चीन ने काम किया है वो ये बताता है कि चीन रुकने के मूड में नहीं है, क्योंकि चीन में आगे निकलने की ललक है। बाकी जिन्हें बातें करनी है वो हवा में बात कर रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं, प्लांट के लिए ज़मीन देख रहे हैं, 4 दीवारी बना रहे हैं, डींग हाँक रहे हैं। वैसा ही है कि चीन कह रहा है कि आप पहले ये कर लो, मैं तब तक ड्रीम 11 पर टीम बना लेता हूँ। इसका क्या नतीजा निकलेगा दुनिया के लिए, हमारे लिए, अमेरिका के लिए, हम भी देखेंगे और आप भी। आज का राजदूत साजिद ने लिखा था और आनंद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।